सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं भाषा के विषय में, व्याकरण के विषय में सभी बातें विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। सबसे पहले भाषा के विषय में जानते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के अभाव में सुसंगठित समाज की कल्पना भी कर पाना संभव नहीं है। अपने भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करने का तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर ग्रहण करने का सबसे सुगम साधन भाषा है। तो बच्चों, जो भाषा शब्द की रचना हुई है ना, वो भाष धातु, जो कि एक संस्कृत भाषा की धातु है, भाष धातु, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो मनुष्य जब बोलता है, बोलने के लिए जिन ध्वनियों का, आवाजों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहा जाता है। क्योंकि भाषा के बिना हम एक सुसंगठित मतलब एक अच्छे से समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहां पर सारी चीजें व्यवस्थित रूप में हों। क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को, भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरा उनको सुनकर समझता है। हम लिखकर दूसरों को अपनी बात बताते हैं, दूसरा पढ़कर उन बातों को समझता है। तो विचारों के आदान प्रदान का यही साधन भाषा कहलाता है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, चीनी, जर्मन, रूसी, उर्दू, अरबी, स्पेनिश आदि। तो बच्चों, जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है, वहां पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, फ्रेंच हो गई, चीनी हो गई, जर्मन, रूसी, उर्दू, स्पेनिश हो गई, ये सब बोली जाती है। लेकिन हमारे देश भारत की राजभाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में 21 अन्य भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसके अलावा 21 भाषाओं को और मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, हिंदी को मिलाकर। इस प्रकार भारत की कुल आधिकारिक भाषाएं 22 हैं, जो इस प्रकार हैं। 22 भाषाएं बोली जाती है हमारे देश भारत में। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, असमी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, डोगरी, गुजराती, मणिपुरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। हम भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझता है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या हो गई? विचारों के आदान प्रदान का साधन, आदान प्रदान का माध्यम। अब आता है भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, यानी कि 2 रूप में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। पहली होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। इन दोनों के विषय में जानते हैं बच्चों हम। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसमें केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है। हम अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं, सामने वाला उसको सुनकर समझता है। इसमें केवल ध्वनियों का प्रयोग, यानी कि केवल आवाजों का ही प्रयोग किया जाता है। शिक्षक का कक्षा में बोलकर पाठ समझाना, नेताजी का भाषण देना, वाद विवाद, टेलीफोन पर बात करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो जो कक्षा में अगर शिक्षक बोलकर पाठ को समझाता है वह मौखिक भाषा का हो गया। भाषण देना हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है मौखिक रूप से, टेलीफोन पे बातचीत, ये सब मौखिक भाषा के ही उदाहरण है। अब आती है लिखित भाषा। जब हम लेखनी द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। पत्र, पुस्तकें, समाचार पत्र, फैक्स आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बातों को, अपने भावों को, अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं दूसरों के सामने और दूसरा उसको पढ़कर समझता है, तो ये लिखित भाषा है। पत्र हो गया, पुस्तकें हो गई, समाचार पत्र, फैक्स, ये सब क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण है। अब आती है मातृभाषा। माता और परिवार से सीखी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चों, मातृभाषा क्या होती है? जो हम अपने परिवार में सीखते हैं, हमारी माता के द्वारा जो बोली जाती है भाषा, वही हमारी मातृभाषा होती है। जैसे हिंदी भाषा भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृ हिंदी और तमिल भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा
तमिल होगी। मतलब जो जिस भाषी परिवार में बच्चा जन्म लेता है वो वही प्रकार की भाषा को बोलना सबसे पहले सीखता है और वही उसकी मातृभाषा होती है। अब आती है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है जानते हैं। भारत विविधता से भरा देश है। यहाँ कई भाषाएं, उपभाषाएं और बोली और समझी जाती है। तो बच्चों, हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं, उपभाषाएं, बोली और समझी जाती है। लेखन में एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषाविदों ने लिपि, चिन्हों, वर्णों का मानक रूप निर्धारित किया है, जिसे मानक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग पाठ्य पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि में किया जाता है। तो भाषा की एक रूपता रहे, सभी लोग उस भाषा को अच्छे से समझ पाए, सीख पाए, इसके लिए जो भाषा के बड़े बड़े विद्वान होते हैं, भाषा के वैज्ञानिक होते हैं, वो कुछ लिपि चिन्हों को मानक रूप में निर्धारित कर देते कि यही ऐसा ही सब लोग लिखेंगे तो इसको माना जाएगा, मान्यता मिलेगी। तो वो मानक भाषा का रूप धारण कर लेते हैं वही चिन्ह। तो जो हम पाठ्य पुस्तकों में भाषा देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, वो मानक भाषा का ही रूप होता है। अब आती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। क्या होती है जानते हैं। जो भाषा विश्व के कई देशों में विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा का माध्यम बन जाती है, उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो ऐसी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा की श्रेणी में रखा जाता है जो विश्व के कई सारे देशों में बोली जाती है। वहां पर उसकी भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो विश्व के अधिकांश देशों में समझी, बोली और लिखी जाती है। तो बहुत सारे देशों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोली जाती है, लिखी जाती है, लोगों के द्वारा समझी जाती है, इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अब आता है बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जन सामान्य की भाषा को बोली कहते हैं। अपने क्षेत्र से बाहर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। बोली में प्राय साहित्य रचना भी नहीं होती, लेकिन बोली का थोड़ा विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है। खड़ी बोली इसका मुख्य उदाहरण है। यह एक समर्थ भाषा हिंदी का रूप ले चुकी है। विश्व की कई अन्य भाषाएं भी बोलियों से विकसित हुई हैं। तो बोली बच्चों, बोली भाषा का ऐसा रूप है जो बहुत ही छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है। सीमित क्षेत्रों में वहां के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही बोली होती है। अपने क्षेत्र से बाहर अगर आप इसको बोलते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें साहित्य की रचना भी नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है बोली का विकास हो जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, तो उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है। फिर वो बोली नहीं रहती, वो उपभाषा और भाषा का रूप धारण कर लेती है, जैसे कि खड़ी बोली के साथ हुआ है। ठीक है, ऐसे और भी कई बोलियां हैं जिन्होंने बाद में भाषा का रूप ले लिया है। अब आती है लिपि। भाषा के लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। विश्व की भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। तो बच्चों, भाषा को जो लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का, जिस ढंग का प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाता है। जो चिन्ह है, वो जो तरीका है, जो विधि है, वही लिपि है। भाषा को लिखित रूप, मतलब भाषा को जब लिखित रूप प्रदान किया जाता है, लिखने का जो ढंग है वही लिपि है। बहुत सारी भाषाएं विश्व में, तो उनकी लिपियां भी अलग अलग ही होती हैं। हर भाषा को की अपनी अलग लिपि होती है। ठीक है, कुछ भारतीय एवं विदेशी भाषाएं तथा उनकी लिपियां तालिका के माध्यम से दी गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। भाषाएं, लिपियां। भाषाएं, लिपियां। हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी लिपि होती है। संस्कृत की भी देवनागरी होती है। अंग्रेजी की रोमन होती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में और फ्रेंच रोमन लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इनको आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब आता है व्याकरण। जानेंगे व्याकरण क्या होता है। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं जिनका ज्ञान होने पर ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। अर्थात भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने एवं लिखने के नियमों का संकलन ही व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, हर भाषा है उसका अपना अलग एक व्याकरण है। व्याकरण क्या करता है, उस भाषा के नियमों के विषय में हमें बताता है, नियमों की जानकारी देता है, जिससे क्या होता है कि हम उस भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाते हैं। तो जो शास्त्र हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना सिखाता है वही व्याकरण है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी भाषा को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। वास्तव में भाषा के मार्ग में व्याकरण उस यातायात पुलिस की तरह है जो भाषा को मनमाने प्रयोग से रोकता है। व्याकरण के अभाव में भाषा की शुद्धता और एकरूपता को बनाए रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो ये
उस इसकी तुलना यातायात पुलिस से की गई है व्याकरण की, कि जिस प्रकार से यातायात पुलिस हमें मनमाने ढंग से गाड़ी चलाने से रोकती है, इसी प्रकार से ये भी हमें भाषा का मनमाने ढंग से प्रयोग करने से रोकता है। अगर हम व्याकरण के नियमों को नहीं जानते तो हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना नहीं सीख पाते, भाषा की एक रूपता यानी कि मानक भाषा को भी नहीं जान पाते हैं। परिभाषा है जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब आते हैं व्याकरण के विभाग, यानी कि किन चीजों से मिलकर व्याकरण की रचना हुई है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इनके बारे में जानते हैं क्या होते हैं। पहला है वर्ण विचार। इस संघ में वर्णों के लिखने व उच्चारण करने के ढंग तथा वर्णों के भेद आदि के संबंध में विचार किया जाता है। तो बच्चों, वर्ण विचार हमें क्या सिखाता है कि किस प्रकार से हम भाषा को में जो वर्ण है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मूल इकाई है, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से उसके भेद होते हैं, ये सब जानते हैं हम वर्ण विचार में। शब्द विचार आता है नंबर 2। इस संघ में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, प्रकार, बनावट और उच्चारण आदि के संबंध में विचार किया जाता है। तो शब्द विचार हमें बताता है कि किस प्रकार से शब्दों की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से वो बने हैं, उनकी रचना है, उनकी बनावट क्या है, इस सारी बातों को हमें शब्द विचार में पता चलता है। अब आता है वाक्य विचार। इस संघ में वाक्यों के भेद, रचना, प्रयोग आदि के संबंध में विचार किया जाता है कि वाक्यों की रचना किस प्रकार से हुई, उसके कितने भेद हैं, किस प्रकार से हम वाक्यों का प्रयोग करें, ये सब हमें वाक्य विचार में पता चलता है। अब आता है साहित्य। साहित्य प्रत्येक भाषा में ज्ञान का भंडार है। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि सभी विषय ज्ञान के भंडार हैं। तो जितनी भी भाषाएं, विषय हैं, सभी ज्ञान से भरे होते हैं, ज्ञान का भंडार होते हैं। इनमें समाज अथवा देश के विद्वत जनों व सामान्य लोगों के भाव, विचार, अनुभव आदि सम्मिलित होते हैं जो समाज का हित करने में सहायक होते हैं। तो जो शास्त्र समाज का पथ प्रदर्शक बने वही साहित्य कहलाता है। तो जितने भी विषय हैं उसमें समाज में बहुत विद्वान लोग हैं, उनके विचार का, उनके अनुभवों का समावेश किया गया है, उनके मन में जो भाव होते हैं ये सब सम्मिलित होते हैं। तो साहित्य एक ऐसा ज्ञान का कोश होता है जिसके द्वारा क्या होता है, समाज का की भलाई होती है, समाज को वो रास्ता दिखाने का काम करता है, समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, वही साहित्य कहलाता है। तो किसी भी भाषा के ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। इसकी परिभाषा है कि पूरी जो मान लो किसी भी कोई भी भाषा है, उसका जो ज्ञान है, उसमें जो अच्छी बातें हैं, समाज की भलाई करने वाली बातें हैं, उसका जो पूरा खजाना हो गया, पूरा कोश हो गया, वही साहित्य है। अब आता है साहित्य के भेद। साहित्य के 2 भेद माने जाते हैं। 2 प्रकार का साहित्य हम जानते हैं किसी भी भाषा के अंतर्गत। पहला होता है पद्य साहित्य और दूसरा होता है गद्य साहित्य। ये हमारी हिंदी भाषा का साहित्य है। पहला है पद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार अपने भाव अथवा विचार कविता के माध्यम से व्यक्त करता है तो उसे पद्य साहित्य कहते हैं। कविता, गीत, दोहा, महाकाव्य आदि इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब जो भी लिखने वाला है, ठीक है, साहित्यकार है, अपने भावों को, अपने उसके मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उसको जब कविता के माध्यम से, पदों के माध्यम से हमारे सामने लाता है तो उसे पद्य साहित्य कहते हैं। कविता हो गया, गीत हो गए, दोहा, महाकाव्य सब इसमें आते हैं। फिर दूसरा होता है गद्य साहित्य। इसमें क्या होता है, जब कोई साहित्यकार अपने भाव तथा विचार कविता के माध्यम से व्यक्त करके व्याख्या के रूप में व्यक्त करता है तो उसे गद्य साहित्य कहते हैं। मतलब अब इसमें क्या करता है, पद्य साहित्य में तो कविता के रूप में अपने विचारों को बताता है, लेकिन गद्य साहित्य में व्याख्या करता है, किसी भी चीज की व्याख्या के माध्यम से अपने भावों को, अपने विचारों को बताता है, गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य प्राय जन साधारण की भाषा में रचित होते हैं, यानी कि जो लोक सामान्य की जो भाषा है, जो आसपास के लोग बोलते हैं, जनसाधारण की जो भाषा है, उसमें ही गद्य साहित्य की रचना होती है। और इसमें क्या क्या आते हैं, कहानी हो गए, निबंध, पत्र, संस्मरण, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि गद्य साहित्य के विषय, ये सब गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब हमने जो भी सीखा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझता है उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा अपने भावों को और विचारों को बताए और दूसरों के भावों विचारों को समझे, वही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। माता तथा परिवार में से सीखी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। लेखन में एक रूपता के लिए भाषाविदों ने वर्णों का मानक रूप निर्धारित किया है, इसे मानक भाषा कहते हैं।
क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य। तो हमने बच्चों जो भी पढ़ा है उसको अच्छी प्रकार से दोहरा लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भाषा, भाष, भष, भाषी। तो ये बना है हमारा भाष धातु से। भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी? 18, 20, 21, 22। तो ये 22 है जिनको हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। भाषा का मौखिक रूप कौन सा है? टेलीविजन, समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र। तो मौखिक रूप है टेलीविजन। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थानों को भरना है, उचित शब्दों के द्वारा करते हैं। मनुष्य बोलने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है। भाषा के अभाव में सुसंगठित समाज की कल्पना भी कर पाना संभव नहीं। हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। रिक्त स्थान का प्रयोग पाठ्य पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि में किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अगला प्रश्न है, दी गई भाषाओं की लिपि लिखिए। तो लिपि लिखते हैं। संस्कृत कौन सी लिपि है इसकी? देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी। अंग्रेजी की रोमन। फ्रेंच की भी होती है रोमन लिपि। उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फारसी। और हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से भाषा और व्याकरण के विषय में जाना। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।